हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 25 मई एंड 25 मई के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। आज का द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन 3 मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है मयूरी भागवानी के नाम से, इस पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। मेल आईडी और ट्विटर आईडी के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। साथ में बात कर लेते हैं आज के टॉपिक्स की। तो GS1 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आज आया है, ग्लास क्लिफ। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसके ऊपर आप सीधा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर भी सकते हो मेंस में, और स्पेशली वो लोग जिनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है उनके लिए तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज का। ठीक है, आगे बात करते हैं GS2 की। तो GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन में क्वाड ग्रुप के बारे में देखेंगे। उइघुर मुस्लिम ये क्या है, इनके बारे में देखेंगे। श्रीलंका को अब जरूरत पड़ रही है सभी से कर्जा लेने की, सभी से डेट लेने की, एड लेने की, और इसीलिए श्रीलंका ने इंडिया से मदद की गुहार लगाई। $550 मिलियन चाहिए सो दैट हम यहाँ पे फ्यूल इंपोर्ट कर पाए, तो इसको भी देखेंगे। गवर्नेंस में देखेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में, एंड GS3 में हम देखेंगे एनवायरमेंट में से ई वेस्ट रिसाइकलिंग के बारे में। GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, तो देखते हैं आज के पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं, ग्लास क्लिफ। तो देखो, यूजुअली आपने सुना होगा टर्म्स जैसे कि ग्लास सीलिंग आपने सुना होगा। ठीक है, ग्लास सीलिंग ये टर्म आपने सुनी होगी। ये ग्लास सीलिंग का क्या मतलब होता है? बेसिकली देखो, जो ग्लास क्लिफ है, ग्लास सीलिंग है, ये क्या दिखाती हैं, ये क्या दर्शाती हैं? ये दर्शाती हैं कि जो हमारे सोसाइटी में जो विमेन है वो जब अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती हैं और उनके करियर में उनको आगे नहीं बढ़ने देती है सोसाइटी, अलग अलग तरीके के हिंड्रेंसेस सामने लेकर आती है, उसी को यहाँ पे ग्लास क्लिफ या ग्लास सीलिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं ग्लास सीलिंग की, तो ग्लास सीलिंग का मतलब ये होता है कि मान लो एक वुमेन है, ठीक है, ये एक वुमेन है और ये एक मैन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों ही सेम क्वालिफिकेशन है, सेम क्वालिफिकेशन, सेम डिग्री, सब कुछ सेम है। ठीक है, सेम कैपेबिलिटी, सब कुछ सेम है। लेकिन जब ये देखा जाता है कि जब ये करियर प्रोग्रेशन होता है तो ये दोनों, मान लो बहुत ही प्रोग्रेसिव सी कोई कंपनी है, उसमें सेम तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद, एक लिमिट के बाद ये जो वुमेन है इसका प्रोग्रेशन होना बंद हो जाता है। ठीक है, मतलब इसका प्रमोशन होना बंद हो जाता है और वहीं जो मैन है उसका प्रमोशन होता जाता है। तो यहाँ पे एक तरह की सीलिंग होती है। सीलिंग यानी कि एक तरह के बीच में दीवार होती है जो दिखाई नहीं देती, ठीक है, जो डायरेक्टली विजिबल नहीं होती लेकिन होती है। तो इसी को कहते हैं ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग बेसिकली क्या है कि ये एक नोशन होना, कंपनी के जो सीनियर ऑफिशियल है या कोई भी जो बड़ा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके अंदर एक ये नोशन, एक स्टीरियोटाइप होना कि जो विमेन है वो सबसे ज्यादा जो सीनियर पोस्ट होती हैं, जैसे चेयरमैन हो गया, CEO हो गया, इन पोस्ट के लिए क्वालिफाइड नहीं है, वो काफी इमोशनल डिसीजंस लेंगी। और इस तरह के स्टीरियोटाइप्स के कारण जब जो कंपनी है उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ जो भी डायरेक्टर्स हैं, वो उस वुमेन को एक लेवल के बाद जब आगे प्रोग्रेस नहीं करने देते, उसको प्रमोट नहीं करते, तो इसको हम ग्लास सीलिंग फिनोमेना कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ग्लास सीलिंग तो बहुत कॉमन हो चुका है, अभी तक सभी को पता होता है, लेकिन ग्लास क्लिफ क्या होता है? ग्लास क्लिफ देखो, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे आपने क्या किया, एक वुमेन को लीडरशिप रोल तो दे दिया, ठीक है, एक वुमेन को आपने लीडरशिप रोल दे दिया, लेकिन वो जो लीडरशिप रोल दिया वो ऐसे समय पे दिया जब वो जो लीडरशिप रोल है वो सबसे ज्यादा खतरे में है। यानी कि मान लो कोई कंपनी जो क्राइसिस की सिचुएशन में है, बिल्कुल डूबने की कगार पे है, तब जाके आपने इस वुमेन को यहाँ पे ये लीडरशिप रोल दिया है। तो a phenomena where women are promoted to leadership roles in difficult times when the risk of failure is high। तो क्या होता है कि देखो, एक तरफ तो यहाँ पे ग्लास सीलिंग का फिनोमेना होता है, एक समय पे क्या होता है कि जो हायर ऑफिशियल है कंपनी के, उनके दिमाग में ये स्टीरियोटाइप होता है कि विमेन जो है उनको हम एक लेवल से ज्यादा प्रमोट नहीं कर सकते क्योंकि दे आर इमोशनल इन नेचर, और इसलिए वो शायद कंपनी के लिए सही डायरेक्शन, सही डिसीजंस ना लें, इसीलिए इनको एक लेवल के बाद प्रमोट नहीं किया जाता। ग्लास सीलिंग तो ये हो गया। ग्लास क्लिफ क्या होता है कि जब कंपनी के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको ये समझ में आता है कि कंपनी जो है बड़े खतरे से गुजर रही है, बड़े क्राइसिस से गुजर रही है और हो सकता है आगे जाके कंपनी फेल हो जाए। तो ऐसे टाइम पे एक तो कई सारे रीजन होते हैं।
एक तो अपने आप को काफी प्रोग्रेसिव दिखाने के लिए ये क्या करते हैं, ऐसे समय पे एक वुमेन को इसकी लीडरशिप कमान दे देते हैं, इसकी बागडोर दे देते हैं कंपनी की। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक तो ये कंपनी प्रोग्रेसिव शो हो जाती है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बड़े प्रोग्रेसिव से शो हो जाते हैं पूरे मार्केट में। और दूसरा क्या कि मान लो आगे जाके कंपनी फेल भी होती है तो उसका बलि का बकरा कौन बन गया, वो वुमेन जिसको यहाँ पे लीडरशिप रोल दिया था। तो बेसिकली यहाँ पे स्केप गोटिंग के लिए ही, यानी कि बलि का बकरा बनाने के लिए ही इस वुमेन को इस टाइम पे इस क्राइसिस वाली सिचुएशन में ये लीडरशिप रोल्स दिए जाते हैं। ठीक है, अब मान लो अगर ये कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है तो क्रेडिट मिलेगा इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि देखो कितने प्रोग्रेसिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं कि क्राइसिस के टाइम पे एक वुमेन को इन्होंने लीडरशिप संभालने को दी। और अगर कंपनी फेल हो जाती है तो इसका क्रेडिट किसको जाएगा, इस वुमेन को, कि ये कैपेबल नहीं थी, क्यों दे दिया इसको लीडरशिप रोल। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से बेसिकली स्केप कोटिंग की जाती है विमेन की। ओके, तो ये चीज यहाँ पे ग्लास क्लिफ है। तो यहाँ पे एक स्टडी आती है सामने। ठीक है, दो स्टडीज है। पहली स्टडी जो है उसमें समझ में आता है ये कि 2003 की स्टडी है। ठीक है, जिसमें कुछ जो टॉप कंपनीज है उनकी स्टडी है ये। इसमें ये देखा जाता है कि एक समय पे जब विमेन वर मेड द लीडर्स ऑफ द कंपनीज, इसके बाद जो कंपनी थी वो कम अच्छा परफॉर्म करने लगती है। ठीक है, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस डाउनग्रेड होने लगती है। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि विमेन आर नॉट सुटेबल फॉर द लीडरशिप रोल्स। लेकिन इसी के काउंटर में एक दूसरी स्टडी आती है 2005 में, और वो ये बताती है कि जब ये विमेन को लीडरशिप रोल्स दिए गए थे उससे पहले और उसकी बाद की सिचुएशन कैसी है। यहाँ पे देखा गया कि जब ये विमेन को लीडरशिप रोल्स दिए गए थे उससे पहले यहाँ पे बहुत ही क्राइसिस वाली सिचुएशन चल रही थी। सबको ये लग गया था कि कंपनी डूबने तो वाली है, और ऐसे में विमेन को लीडरशिप रोल दिए गए। उसके बाद भी कई सारे केसेस ऐसे निकले जहां पे इतनी खराब सिचुएशन होने के बाद भी जैसे ही विमेन ने लीडरशिप रोल्स को टेक ओवर किया उसके बाद ये कंपनी डूबी नहीं, उल्टा धीरे धीरे इंप्रूव करने लगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम इज नॉट विद द विमेन्स कंडीशन। ओके, तो देखो यहाँ पे कुल मिला के बात ये हुई कि जो विमेन है प्रॉब्लम उनके उसमें नहीं है, प्रॉब्लम उनकी कैपेबिलिटीज में नहीं है। प्रॉब्लम है कि उनको लीडरशिप रोल दिया कब जाता है, उनको लीडरशिप रोल तब जानबूझ के तब दिया जाता है जब जो कंपनी की सिचुएशन है वो ठीक नहीं है, सो दैट फेलियर का जो भी बर्डन आए, फेलियर का जो भी क्रेडिट जाए वो उस वुमेन के ऊपर हो जिसको लीडरशिप रोल दिया जा रहा है। तो अल्टीमेटली स्केप गोटिंग यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, अब इसके पीछे कई सारे रीजन होते हैं। एक तो देखो विमेन क्यों एक्सेप्ट करेंगी ऐसे टाइम पे लीडरशिप रोल, क्योंकि उनको बहुत रेयरली इस तरह के लीडरशिप रोल्स मिलते हैं। मेन जो होते हैं जनरली इस टाइम पे लीडरशिप रोल्स लेना अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है आगे जाके कहीं ना कहीं उनको इस तरह के लीडरशिप रोल्स मिल ही जाएंगे, या फिर आगे जाके अगर कंपनी की सिचुएशन स्टेबल हो जाती है तो लीडरशिप रोल विमेन से लेकर वापस से मेल को दे दिए जाएंगे। तो इसीलिए द मेन आर क्वाइट रिलीव्ड कि उनको आगे जाके लीडरशिप रोल मिल ही जाएगा, लेकिन विमेन के लिए वन टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, इसीलिए वो इस अपॉर्चुनिटी को ले भी लेती हैं। ठीक है, अब तीसरी चीज की क्या रीजन है इस तरह के इफेक्ट के पीछे, ये जो ग्लास क्लिफ इफेक्ट है उसके पीछे रीजंस क्या है। तो पहला रीजन तो ये है कि यहाँ पे एक तरह का नोशन होता है थिंक क्राइसिस थिंक विमेन। ठीक है, तो एक चीज ये भी एक स्टीरियोटाइप होता है कि जब भी स्ट्रेस की सिचुएशन है, स्टीरियोटाइप नहीं, एक तरह से आप इसको भी ऐसे समझ सकते हो कि ऐसा माना जाता है जब भी कोई स्ट्रेस की सिचुएशन आती है इधर इन फैमिली और इन सोसाइटी और इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो उस टाइम पे स्ट्रेस के टाइम पे इमोशंस को मैनेज करना इज अ बिग थिंग, रिलेशनशिप्स को मैनेज करना इज अ बिग थिंग, एंड विमेन आर बेटर इन इट। ठीक है, तो ये चीज मानी जाती है, ये स्टीरियोटाइप भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्दो ये मेल्स के अगेंस्ट स्टीरियोटाइप है, लेकिन ये स्टीरियोटाइप होता है जिसके कारण विमेन को यहाँ पे पहले सोचा जाता है कि लीडरशिप रोल इनको मिलना चाहिए। दूसरी चीज ये थिंक क्राइसिस थिंक नॉट मेन, तो यहाँ पे मेन को ऐसा माना जाता है कि मेन आर मोर वैल्यूएबल और इसीलिए विमेन आर लेस वैल्यूएबल, ये मान के विमेन को आगे कर दिया जाता है इन द स्ट्रेस सिचुएशन। तीसरी थ्योरी ये भी बोलती है कि जब भी क्राइसिस होता है तो हर कंपनी अपने आप को एक पॉजिटिव नोशन में दिखाना चाहती है, इसीलिए वो ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस करती है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में, पूरी लीडरशिप में चेंजेस करके अपने आप को प्रोग्रेसिव दिखाने की कोशिश करती है। ठीक है, और यहाँ पे कुल मिला के देखो ये देखा जा रहा है कि ग्लास सीलिंग हो या फिर ग्लास क्लिफ हो, दोनों ही जो फिनोमेना है ये विमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी है। ठीक है, एक में आप विमेन को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, दूसरे में आप आगे तो बढ़ा रहे हो लेकिन ऐसे टाइम पे बढ़ा रहे हो जब आप उसको यूज कर सको फॉर मेकिंग हर द स्केपगोट। ठीक है, उसको बलि का बकरा बना सको, और अगर पॉजिटिव चेंजेस आ जाए, अगर इंप्रूव हो जाए सिचुएशन तो उसका क्रेडिट खुद ले सको। तो कुल मिला के
दोनों ही जो फिनोमेना है काफी डिस्क्रिमिनेटरी है। और ग्लास क्लिफ में एक और चीज क्या होती है कि मान लो कि विमेन के लीडरशिप लेने से जो कंपनी की सिचुएशन है वो सुधर जाती है, कंपनी फेल नहीं होती है, तो उसके बाद तुरंत यहाँ पे लीडरशिप चेंज करके किसी मेल को दे दी जाती है, ठीक है, क्योंकि अब कंपनी स्टेबल हो चुकी है। तो ये सारे फिनोमेना देखे जाते हैं विच आर क्वाइट डिस्क्रिमिनेटरी विद द women, ओके, अगेंस्ट द women। तो यहाँ पे ग्लास क्लिफ क्या है आपको समझ में आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना फॉर सोशल साइंसेस एंड जो हमारा सोसाइटी वाला पार्ट है GS1 में और सोशोलॉजी के लिए भी, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, क्वाड इज अ फोर्स फॉर गुड। तो देखो क्वाड मीट हुई जहां पे चारों लीडर्स चारों कंट्रीज के मिले हैं। कौन सी चार कंट्रीज हैं? यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है, ठीक है। ये चारों कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वो मिले हैं आपस में और इन्होंने कुछ कुछ यहाँ पे इनिशिएटिव लेने की कोशिश करी है। तो देखो सबसे पहले क्वाड के बारे में बात कर लेते हैं। क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। यहाँ पे जापान है, इंडिया है, यूएस है और ऑस्ट्रेलिया, ये चार कंट्रीज ने मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बनाया था, ठीक है, क्वाड ग्रुपिंग बनाई थी। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो ये जो चारों कंट्रीज है ये साथ में आई अपने एक कॉमन ग्राउंड के ऊपर, जैसे कि चारों के चारों डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं और चारों की चारों इंडो पैसिफिक रीजन में काफी बड़ा स्टेक रखती हैं, ठीक है। तो इसीलिए चारों जो है इंडो पैसिफिक रीजन को ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए, मैरीटाइम ऑपरेशंस को सिक्योर बनाने के लिए साथ में आई है। 2004 में सबसे पहले ये बातचीत चली कि साथ में आना चाहिए, क्योंकि 2004 में सुनामी आई थी और सुनामी के बाद यहाँ पे कोऑर्डिनेट करने की जरूरत थी सारे रिलीफ ऑपरेशंस को, इसीलिए चारों कंट्रीज साथ में आई थी, ओके। 2007 में जब एशियान की समिट हुई उस टाइम पे चारों लीडर्स पहली बार मिले थे एक साथ, ठीक है। और यहाँ पे एक इंटेंशन जाहिर किया गया था कि हमको मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए चारों कंट्रीज को साथ में आना चाहिए। तो क्वाड कुल मिला के एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है लाइक माइंडेड कंट्रीज के लिए जहाँ पे हम म्यूचुअल इंटरेस्ट को शेयर कर सकते हैं, इंडो पैसिफिक को हम ओपन एंड फ्री बनाने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पे अवेयरनेस और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी हम आगे बढ़े। तो क्वाड बेसिकली आप देखोगे तो दो तीन इसके मेजर चीजें हैं। एक तो इंडो पैसिफिक के लिए, ठीक है, इंडो पैसिफिक में सभी का स्टेक है यहाँ पे। दूसरा है जो यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है वेस्टर्न वाला, उसमें मैरीटाइम ऑपरेशंस को सेफ एंड सिक्योर बनाने के लिए। और तीसरा है सबसे बड़ा रीजन चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना बड़ी अपनी मनमानी चला रहा है, आपको पता ही है, साउथ चाइना सी वाला इशू भी, ठीक है, इंडियन ओशन में भी हर जगह अपना स्टेक लगाता है, ये अपना स्टेक क्लेम करता है। तो इसीलिए चाइना को काउंटर करने के लिए भी यहाँ पे ये जरूरत थी क्वाड की, ओके। अब देखो न्यूज ये है कि यहाँ पे चारों लोग मिले हैं, चारों लीडर्स मिले हैं और यहाँ पे एक इनिशिएटिव स्टार्ट करने की बात की गई है जो डार्क शिपिंग को यहाँ पे स्टॉप करे। अब ये डार्क शिपिंग क्या होता है? तो जो भी इलीगल तरीके की शिपिंग होती है, पायरेसी वाली शिपिंग होती है, या फिर जो ऐसी शिप्स जो डिटेक्ट नहीं होती, ठीक है, ऐसी शिप्स को डार्क शिप्स कहते हैं। तो इंडो पैसिफिक रीजन में इस तरह की डार्क शिपिंग को हम रोक सकें, इसके लिए एक प्रोजेक्ट लाने की बात करी गई है, इनिशिएटिव लाने की बात की गई है। दूसरा, कोविड के दौरान हमने देखा कि सप्लाई चेन को यहाँ पे हमको रेजिलिएंट बनाने की जरूरत है, डिजास्टर रिस्पॉन्स वगैरह हमको रेजिलिएंट बनाने की जरूरत है, इसके लिए भी यहाँ पे कॉपरेशन बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे यूक्रेन रशिया जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे निपटने के लिए कुछ बातचीत हुई, ठीक है। चाइना को किस तरह से कर्व करना है इंडो पैसिफिक रीजन में, इसके लेकर बात हुई यहाँ पे, इसको लेकर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डेमोक्रेसी, देखो म्यांमार का आपको पता है, म्यांमार में अभी जनता गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है, यानी कि मिलिट्री रूल चल रहा है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी किस तरह से रिस्टोर कर सकते हैं, इसकी भी बात हुई। एक यहाँ पे मेजर इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम है इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। तो यहाँ पे बात की गई है कि इस इनिशिएटिव में हम क्या करेंगे, मैरीटाइम जो इन्फॉर्मेशन है एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, अपने जो भी मैरीटाइम इन्फॉर्मेशन है उसकी अवेयरनेस हम बढ़ाएंगे यहाँ पे, और कुल मिलाकर डार्क शिपिंग को हम रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये मेजर इनिशिएटिव यहाँ पे लेने की बात की गई है। आपको याद रखना है इंडो पैसिफिक जो पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है इसके बारे में और डार्क शिपिंग के बारे में, ओके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। तो देखो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ऐप रीलॉन्च। तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ऐप क्या है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत ये ऐप आती है। तो देखो यहाँ पे पहले आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है इसमें पहले देखो कौन सी मिनिस्ट्री आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। जो भी गवर्नमेंट स्कीम पढ़ो उसकी मिनिस्ट्री कौन सी है उसके पीछे ये याद रखना है। दूसरी चीज, यहाँ पे एक हेल्थ आईडी हर सिटीजन के लिए जनरेट की जाएगी, जिसमें क्या होगा, सभी के हेल्थ अकाउंट बनाए जाएंगे, जिसमें हर किसी के हेल्थ रिकॉर्ड्स यहाँ पे लिंक किए जाएंगे, ओके।
हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री बनाई जाएगी और हेल्थ केयर फैसिलिटीज रजिस्ट्री भी बनाई जाएगी, जहाँ पे एक रिपोजिटरी बनाई जाएगी जहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं वो मॉडर्न और ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन को जोड़कर यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह की रिपोजिटरी, एक तरह की रजिस्ट्री बनाई जाएगी जहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के पास सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी सिटीजन्स की, हेल्थ रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी रहेगी। और मॉडर्न और ट्रेडिशनल जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जैसे जो हमारा आयुष वाली जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है जिसमें आयुर्वेदा आता है, योगा आता है, यूनानी आता है, सिद्धा आता है, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, ये सब क्या है, ट्रेडिशनल मेथड्स है। और मॉडर्न मेथड्स, इन सबको मिला के यहाँ पे हेल्थ चेकअप वगैरह किया जाएगा। ठीक है, एक दो चीजें और देख लेते हैं हम इस मिशन की। तो देखो यहाँ पे ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत ही यहाँ पे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने एक अकाउंट ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, आभा। ठीक है, आभा जो है ये बेसिकली अकाउंट रहेगा, हर सिटीजन का अकाउंट रहेगा इसमें, जिसमें आपके अपने हेल्थ रिकॉर्ड आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो और ये एक ऐप के फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल रहेगा आपके पास, मोबाइल एप्लीकेशन के फॉर्म में। ठीक है, अब देखो ये जो आभा ऐप है इसको पहले नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन हेल्थ रिकॉर्ड ऐप भी बोल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना इसको गूगल पे प्ले वगैरह से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और इसमें जो यूजर इंटरफेस है उसको ज्यादा अच्छा बनाया गया है, एडवांस बनाया गया है, कई सारे नए फंक्शन ऐड किए गए हैं। ठीक है, और इसमें आप अपना जो प्रीवियस वर्जन है उसको भी आप अपडेट कर सकते हो। इसमें जो भी आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं आप उसको यहाँ पे बेसिकली स्टोर कर सकते हो और आप अपनी जो भी, जैसे मान लो कि जैसे एजेड लोग होते हैं, एजेड लोग जो है अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को खुद से यहाँ पे इस ऐप पे अपलोड करके रख सकते हैं। और जैसे कुछ होता है ना, जैसे एजेड लोग हैं उनके बारे में ज्यादा पता नहीं है, अगर आपको जैसे किसी के पेरेंट्स दूर रहते हैं तो उनके हेल्थ रिकॉर्ड्स आप मेंटेन कर लो, आपको डायरेक्टली बस ये जो हेल्थ रिकॉर्ड्स है डॉक्टर को भेजने रहेंगे, वो डॉक्टर अपने हिसाब से इलाज कर देगा। ठीक है, या फिर कुछ एजेड लोग होते हैं जिनको डिमेंशिया वगैरह होता है, जिनको याद नहीं रहता अपने बारे में, किसी के बारे में, तो उनके लिए भी ये बहुत काम की चीज है। और वैसे ओवरऑल भी जो सिटीजन है उनके लिए बड़ी काम की चीज है, क्योंकि यहाँ पे सारी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स हो गए, प्रिस्क्रिप्शन हो गए, आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है, आपका पुराना क्या इलाज हुआ है, ये सब कुछ आप इसमें स्टोर कर सकते हो इस पूरे आभा ऐप के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सिटीजन है इनको प्रॉपर हेल्थ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में ये आभा जो ऐप है वो हेल्प करेगी। तो यहाँ पे आपको आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में पता होना चाहिए, आभा ऐप क्या है इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। 60% ई वेस्ट रिसाइकलिंग लाइकली बाय 2023। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारे जो नई एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो नई गाइडलाइंस लाई है ई वेस्ट को लेकर, बेसिकली अभी ये पब्लिक डोमेन में है, अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, अभी ड्राफ्ट सामने आया है और इसमें बोला गया है कि जितना भी ई वेस्ट जनरेट हो रहा है इसका 60% रिसाइकल हो जाना चाहिए बाय 2023 और लगभग 70% हो जाना चाहिए बाय 2024 और 80% बाय 2025। तो ये टारगेट्स रखे गए हैं सामने। ई वेस्ट क्या होता है, ई वेस्ट समझो, ई वेस्ट क्या होता है, जितना भी आप इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स आप यूज करते हो जिसको आप बाद में डिस्कार्ड कर देते हो। फॉर एग्जांपल जैसे ईयरफोन होते हैं जो काम करना बंद कर देते हैं, वो ई वेस्ट है। चार्जर्स होते हैं जो काम करना बंद कर देते हैं, वो ई वेस्ट है। टॉर्च वगैरह जो होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक टॉर्च वगैरह, ये सब ई वेस्ट में आता है। तो ये सब कुछ जो दिखता है ना, कबाड़, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब ई वेस्ट का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ई वेस्ट को किस तरह से हमको काउंटर करना है, इसके लिए ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लाए गए। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, साउथ एशिया में इंडिया इज द ओनली एंड इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू ब्रिंग सच ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले 2016 में आए थे, उसके बाद 2018 में अमेंड किए गए और अब फिर से ला रहे हैं हम इसको 2022 में, जिसका ड्राफ्ट ये आया है। ठीक है, तो जो 2016 में आए थे पहले उसको देखते हैं, उसके बाद इस पे आएंगे। तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो लाई थी ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2016, इससे पहले 2011 में भी आए थे। अब इसमें जो 2016 में आए थे उसमें 21 प्रोडक्ट्स को लिस्ट डाउन किया गया था। ठीक है, जिसमें CFL आ गया, मर्करी कंटेनिंग लैम्प्स आ गए, ये सब जो है ये ई वेस्ट में आएगा। ठीक है, उस टाइम पे जो 2016 में आया था। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज आई थी, एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना था जिसका नाम था एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जो भी पर्सन प्रोड्यूस करेगा ना ई वेस्ट, मान लो फॉर एग्जांपल कि किसी कंपनी ने यहाँ पे CFL प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो जब वो CFL डिस्कार्ड हो गया तो उसको कलेक्ट करने की जिम्मेदारी भी उसी प्रोड्यूसर की रहेगी जिसने इसको बनाया है। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ प्रोड्यूस करना नहीं है, जब वो वेस्ट हो जाए वो चीज, उसको कलेक्ट करके उसको डिकम्पोज करना भी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई होप आपको समझ आया। ठीक है, अब इसमें एक और प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई
जो ई वेस्ट को कलेक्ट करने का काम करेगी, इसके डिस्पोजल का काम करेगी। स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ाई गई कि किस तरह से सेफ्टी, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट इंश्योर होगा। इसके बाद यहाँ पे देखो रूल्स अगर कोई वायलेट करता है, जैसे कोई प्रोड्यूसर है उसने जनरेट तो कर दिया लेकिन कलेक्ट नहीं करा ई वेस्ट, ठीक है, तो ऐसे में उसके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। इसमें अर्बन लोकल बॉडीज भी कुछ कुछ काम करेंगे, जैसे कि जो भी कलेक्ट करना है, जो भी ऐसा ऑर्फन प्रोडक्ट्स हैं जिसका कोई भी प्रोड्यूसर समझ नहीं आ रहा कि किसने इसको प्रोड्यूस किया है, तो ऐसे ऑर्फन प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करना, उसको डिसमेंटल करना, रिसाइकलिंग कराने का काम किसका होगा? अर्बन लोकल बॉडीज का। ओके, अब देखो वापस आते हैं इस न्यूज आर्टिकल के ऊपर। तो जो नए गाइडलाइंस आई हैं उसमें बेसिकली 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट बात की गई है इसकी। तो पहला तो है कि ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें ईपीआर सर्टिफिकेट्स बनाए जाएंगे, ठीक है, यानी कि जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके सर्टिफिकेट। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक ए कंपनी है, ये एक बी कंपनी है। ये ए कंपनी जो है ये सीएफएल वगैरह बनाने का काम करती है, ये बी कंपनी फॉर एग्जाम्पल मान लो ईयरफोन्स वगैरह बनाने का काम करती है। अब दोनों डिस्कार्ड हुए, ठीक है, कुछ समय के बाद तो काम करना बंद करेंगे तो डिस्कार्ड करेंगे लोग, तो यहाँ पे दोनों डिस्कार्ड हुए, ई वेस्ट जनरेट हुआ। तो ए कंपनी जो है वो सारे सीएफएल जितने भी इन्होंने बनाए थे वो कलेक्ट करके इनको डिस्पोज करने का काम करेगी, और बी भी यही करेगी। इसी को बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके सर्टिफिकेट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसाइड किया कि आपको 50 क्विंटल जमा करना है अपना ई वेस्ट, इनको भी बोला 50 क्विंटल करना है। फॉर एग्जाम्पल अब मानो ए ने 60 क्विंटल जमा कर लिया अपना वेस्ट, ई वेस्ट जो है, और बी जो है वो सिर्फ 30 क्विंटल कर पाया या 40 क्विंटल कर पाया, ठीक है। तो अब इसका 10 कम हो रहा है और इसका 10 ज्यादा हो रहा है। तो ये ए क्या कर सकता है कि अपना 10 जो क्विंटल का सर्टिफिकेट है वो इसको बेच सकता है बी कंपनी को, ठीक है। और ये जब बेचेगा तो यहाँ पे ट्रेडिंग हो गई सर्टिफिकेट की, और ये सर्टिफिकेट के कारण दोनों का इंश्योर भी हो गया कि चलो दोनों ने यहाँ पे इक्वल यानी कि जो टारगेट दिया था उतना यहाँ पे ई वेस्ट कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये इस तरह का एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट भी होंगे, और इनकी ट्रेडिंग भी की जाएगी, जैसे कि कार्बन ट्रेडिंग हम करते हैं वैसे ही जो ये वाले सर्टिफिकेट्स हैं ईपीआर सर्टिफिकेट, इनकी भी ट्रेडिंग की जा सकती है, ठीक है। इसमें जो बॉडी मॉनिटर करेगी सब चीजों को वो होगी सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, इसके साथ एक स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई जाएगी। इस स्टीयरिंग कमेटी में जो सीपीसीबी के चेयरमैन है वो रहेंगे, और यहाँ पे ये जो कमेटी है ये क्या काम करेगी? ये रेगुलेशन का काम करेगी, और जो भी कंपनीज टारगेट्स अपने मीट नहीं कर पाती है उसको यहाँ पे फाइन पे करना पड़ेगा। अब मान लो इन्होंने एक कंपनी है जो अपना पहले साल का टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाती है, तो ऐसे में ए को फाइन भरना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसको 3 साल और दिए जाएंगे कि 3 साल में अगर आप कंप्लीट कर लेते हो अपना टारगेट तो आपको कुछ कुछ हिस्सा फाइन का वापस मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप दूसरे साल में अपना कंप्लीट कर लेते हो टारगेट तो 85% जितना भी आपने फाइन भरा था 85% उसका वापस मिल जाएगा। दूसरे साल में करते हो तो 60% और तीसरे साल में करते हो तो 50%, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से फाइन आपको वापस हो सकता है अगर आप 3 साल में भी कवर कर लेते हो तो। ओके, अब देखा गया कि इनका जो ये ई वेस्ट रेगुलेशन आए हैं इनका काफी अच्छा योगदान रहा है, मतलब जो रिसाइकलिंग रेट था वो काफी बड़ा है, ठीक है। रिसाइकलिंग रेट लगभग डबल हो गया है उस समय से जब नहीं थे ये इस तरह के रूल्स, और जो अब बने हैं उसमें डबल हो गया रिसाइकलिंग रेट। ओके, यहाँ पे काफी सारी चीजें नोटिफाई की गई, जैसे माइक्रोवेव वगैरह को भी अब तो नोटिफाई कर दिया गया है अंडर द ई वेस्ट। ओके, इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करें कि इंडस्ट्रियल स्पेस में कौन सा ई वेस्ट आ रहा है, क्या उसकी रिसाइकलिंग हो रही है नहीं हो रही है, स्किल डेवलपमेंट करना, वर्कर्स को एंगेज करना इसमें रिसाइकलिंग वगैरह में, ये सब काम जो है स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और है, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2017 एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला गया था इंडिया जो है 2 मिलियन टन यहाँ पे एनुअली ई वेस्ट जनरेट करता है, 2 मिलियन टन का, और लगभग 5th लार्जेस्ट ई वेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ठीक है। अच्छा, एक जो ड्रॉबैक इस पूरे रूल्स के साथ है वो ये कि ई वेस्ट जो सबसे ज्यादा अभी रिसाइकल होता है वो होता है इनफॉर्मल सेक्टर में, ठीक है। आपने देखा होगा कबाड़ वाली की दुकान वगैरह पे, तो ये इनफॉर्मल सेक्टर है, ठीक है। और इस इनफॉर्मल सेक्टर में जहाँ पे रिसाइकलिंग होती है वो बहुत ही हजार्डस कंडीशन में होती है, और यहाँ पे ये ई वेस्ट के जो रेगुलेशन है वो लगती नहीं, जो ई वेस्ट के रेगुलेशन है वो लगते हैं फॉर्मल सेक्टर में। तो हमको ऐसा कुछ अरेंजमेंट लाना चाहिए जहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर भी इस तरह के ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लग सके। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल, आई होप आपको समझ आया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, जिनजियांग लीक पुट्स उइगुर्स इन स्पॉटलाइट। तो देखो क्या हुआ है, कुछ फोटोज लीक हुई हैं चाइना के जिनजियांग प्रोविंस से, और यहाँ पे पता चला है कि जो उइगुर मुस्लिम्स हैं, जो यहाँ पे एक माइनॉरिटी है, उनके खिलाफ काफी अत्याचार, काफी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है यहाँ पे चाइना के अंदर। और कर कौन रहा है? चाइनीज अथॉरिटीज खुद कर रही हैं, और इसीलिए यूएनएचआरसी जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है वो भी कई बार इस इशू को लेकर आती है सामने, ठीक है, और इसके बारे में बातचीत होती है।
तो सबसे पहले बात करते हैं उइगुर मुस्लिम्स हैं कौन। तो देख रहे हो ये चाइना का मैप है, चाइना में ये ऊपर दिख रहा है, ये जिनजियांग प्रोविंस है। जिनजियांग प्रोविंस में ही ये उइगुर मुस्लिम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब उइगुर मुस्लिम्स जो यहाँ पे देख रहे हो कजाकिस्तान है और यहाँ पे आसपास जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वहां से माइग्रेट करके ये आए हुए लोग हैं उइगुर मुस्लिम्स, ओके। अब देखो ये जो उइगुर है ये मुस्लिम माइनॉरिटी है, टर्किक एथनिक ग्रुप से आए हैं, सेंट्रल और ईस्ट एशिया से आके यहाँ पे चाइना में बसे हैं। इनकी अपनी एक लैंग्वेज है जो टर्किश से सिमिलर है, अपना कल्चर अपनी एथनिक आइडेंटिटी है इनकी, ठीक है, जो सेंट्रल एशियन नेशन से थोड़ी सी मेल खाती हुई है। अब चाइना जो है इस कम्युनिटी को सिर्फ एक रीजनल माइनॉरिटी मानती है, ठीक है। ये मानती ही नहीं कि ये इनका इंडिजिनियस ग्रुप है, ये मानती ही नहीं कि चाइना के लोग ही है ये मानती है कि यहाँ पे कुछ लोग आ गए हैं जो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके आए हैं। तो ये इसको सिर्फ एक रिलीजियस माइनॉरिटी मानती है, अपनी इंडिजिनियस ग्रुप इसको मानती ही नहीं है। आज की डेट में जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है उइगुर मुस्लिम्स की वो जिनजियांग प्रोविंस में ही रहती है। और ये कहाँ से आए हैं? उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इन जो रीजन है इनसे इनका रिलेशन है, ठीक है। अभी उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर काफी टाइम से फॉल्स एक्यूजेशंस लग रहे हैं। चाइनीज ऑफिशियल्स, चाइनीज अथॉरिटीज ये बोलती हैं कि जो उइगुर मुस्लिम्स हैं यहाँ पे टेररिज्म फैला रहे हैं, सेपरेटिज्म फैला रहे हैं और इसीलिए इनके ऊपर काफी अत्याचार होते हैं, अब्यूजेस होते हैं, परसिक्यूशन होता है इनको फोर्सफुली डिटेंशन कैंप्स में रखा जा रहा है, इनके ऊपर काफी स्क्रूटनी, काफी सर्विलेंस होता है और इनको कई जगहों पे तो स्लेवरी तक झेलनी पड़ती है, यानी कि इनको स्लेव्स बना के रखा गया है बाय द चाइनीज अथॉरिटीज। ये सारे रिपोर्ट सामने आई हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो उइगुर मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर ये देखा गया, कई सारी रिपोर्ट्स बीच में भी आई थी, अभी तो फोटोज लीक हुई है कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे चाइनीज अथॉरिटीज जो है इन्होंने यहाँ पे कुछ डिटेंशन कैंप्स बनाए हैं और इन डिटेंशन कैंप्स में यहाँ के लोगों के साथ बहुत अत्याचार होता है, इनके ऊपर स्लेवरी की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिटेंशन कैंप्स में इनके ऊपर सबसे ज्यादा सर्विलेंस रखा जा रहा है, बहुत ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, ये सब हो रहा है। इसकी फोटोज भी लीक हुई। अब यहाँ पे चाइना पहले तो बोलता कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अब बोल रहा है चाइना कि नहीं यहाँ पे ये कैंप्स हैं, लेकिन ये कैंप्स डिटेंशन कैंप्स नहीं है, ये वोकेशनल कैंप्स है, यहाँ पे हम स्किल ट्रेनिंग करा रहे हैं जो इन उइगुर मुस्लिम्स हैं उनकी। तो यहाँ पे अल्टीमेटली ये पूरा जो मुद्दा है फिर से उठ गया है ऑन द इंटरनेशनल अरीना और यहाँ पे चाइना जो है इन क्लेम्स को फॉल्स करके बता रहा है कि ये क्लेम्स सब झूठे हैं, ठीक है। तो आपको उइगुर मुस्लिम्स के बारे में पता होना चाहिए कहाँ से है ये, जिनजियांग प्रोविंस चाइना से, ओके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। तो देखो श्रीलंका के बारे में एक इशू है, आर्टिकल आया, श्रीलंका टू सीक एडिशनल 500 मिलियन इंडियन लोन फॉर फ्यूल। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, देखो श्रीलंका जो है काफी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और इस इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान इसको एक तो चीज है कि ये पूरा इंडेटेड है अंडर द चाइनीज लोन्स, ओके। और अब इनकी सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे इनके पास फ्यूल इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है। अच्छा, जिन लोगों को श्रीलंकन क्राइसिस के बारे में नहीं पता, मैंने बहुत ही होलिस्टिकली श्रीलंकन क्राइसिस कवर किया है, ऊपर आपको यहाँ पे लिंक दिख रही होगी, ठीक है। श्रीलंकन क्राइसिस आप देखोगे इस वीडियो को खोलकर, शुरुआत में ही मैंने श्रीलंकन क्राइसिस समझाया हुआ है, तो आप चाहो तो इसको देख सकते हो, इस वीडियो को काफी क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के फ्यूल को लेकर बहुत मारामारी चल रही है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है और अभी श्रीलंका ने इंडिया से मदद मांगी है $500 मिलियन की, क्योंकि ये चाहते हैं फ्यूल को इंपोर्ट करना, ठीक है। तो अभी फ्यूल इंपोर्ट करने के लिए $500 मिलियन की मदद मांगी है। अभी हम ऑलरेडी $700 मिलियन की मदद कर चुके हैं, ठीक है, और $500 मिलियन की मदद मांग रहे हैं ये। और एक चीज इन्होंने जो कही है वो ये कही है कि अगर इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आया तो ये अपने सारा जो इनका लोन लिया हुआ है उस पर डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अभी इन्होंने लगभग $51 बिलियन का लोन लिया हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है कि आगे जाके डिफॉल्ट कर जाए अगर IMF इनकी मदद नहीं करता है तो, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि अभी इन्होंने हमसे मदद मांगी और पूरा इशू क्या है, इसकी एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, जो मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आप चाहो तो ये ऊपर जो वीडियो है उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो, ओके। तो दैट वाज ऑल, आज का इतना ही था। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।